हेलो एथलीट, स्वागत है आप सभी का परफॉर्मेंस ब्लूप्रिंट के एपिसोड नंबर 3 पे। ये एक सीरीज़ है जिसमें मैं अपने एथलीट्स की ट्रेनिंग को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो एथलीट्स मेरे पास ट्रेनिंग करने नहीं आ सकते हैं या फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें थोड़ी बहुत हेल्प हो और वो समझ पाएँ कि कैसे अलग अलग एथलीट्स की ट्रेनिंग डिमांड्स अलग होती हैं और कैसे हम हमारे वर्कआउट प्लान को चेंज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आज 22 सितंबर है और 27 सितंबर तक हम कुछ टेस्ट करेंगे हमारी एकेडमी में। अब ये जो टेस्ट रहते हैं इससे हमें उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चल जाती हैं। इस बार हम लोग 4 हफ्ते का वर्कआउट करेंगे। यूजुअली हम 3 हफ्ते तक का करते थे, पर इस बार हम 4 हफ्तों का करेंगे और उसके बाद फिर से हम एक डीलोड टेस्ट करेंगे। अब जो ये टेस्ट वीक हम करते हैं, ये आप सभी एथलीट्स को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ऐसा करने से हमें पता चल जाता है कि हमने पूरे महीने भर जो चीज़ें ट्रेनिंग करी है, क्या उससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है। और बार बार हर महीने टेस्ट करने से थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी भी आती है। तो अब चलिए देखते हैं कि ये पूरे वीक का टेस्ट कैसा जाता है। हमारे एकेडमी में भी सारे टेस्ट खत्म हो चुके थे। मैं आपको टेस्ट के रिजल्ट्स अभी शेयर कर देता हूँ। सबसे बेसिक हमारे टेस्ट होते हैं स्ट्रेंथ और पावर के टेस्ट। इससे हमें ये पता चल जाता है कि कोई भी एक एथलीट कितना फोर्स प्रोड्यूस कर पा रहा है, और साथ साथ ये भी पता चल जाता है कि वो फोर्स कितना जल्दी लगा पा रहा है। तो उसमें हम कुछ कुछ बेसिक एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज में स्क्वाट, बेंच प्रेस, मिलिट्री प्रेस, डेडलिफ्ट और हिप थ्रस्ट। और पावर के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस चेक करते हैं, जैसे कि क्लीन, हैंड पावर क्लीन, स्नैच, पुश प्रेस और ट्रैप बार जंप। और फिर एंड में हम इन सब एक्सरसाइजेस का टोटल करते हैं और उसे एथलीट की बॉडी वेट से डिवाइड करते हैं, तो हमें एक रेशियो पता चल जाता है कि वो एथलीट अपने वजन के मुकाबले कितना वेट उठा पा रहा है। और हमें एंड में चल के इसी क्वालिटी को डेवलप करना है। फिर अगले कुछ काउंटर मूवमेंट के टेस्ट थे। इसमें हम लोग ब्रॉड जंप, ट्रिपल ब्रॉड जंप, हॉप हॉप जंप, 10 हॉप, 10 बाउंड, 10 ब्रॉड जंप, इस टाइप के कुछ टेस्ट करते हैं। और फिर एक्सेलरेशन का टेस्ट था, जिसमें हमने 60 मीटर का टाइम लिया था और उसी 60 मीटर के रेपिटेशन में से हमने 30, 40, 50 और 60 मीटर के स्प्लिट भी निकाले थे, जिससे हमें एथलीट की टॉप स्पीड भी पता चल जाती है। और उसके बाद सब एथलीट्स का एक मेन इवेंट हुआ था, जो उनका मतलब मेन इवेंट है, उसका ट्रायल लिया था। तो अभी 100 मीटर का ट्रायल इन 5 एथलीट्स ने दिया, 200 मीटर का ट्रायल इन 3 एथलीट्स ने दिया, 400 मीटर का ट्रायल सिर्फ चंदन ने दिया था, और लॉन्ग जंप के लिए सिर्फ सूर्य ने ट्रायल दिया। बाकी के जो एथलीट्स है वो घर पे गए थे, उन्हें कुछ काम था, लेकिन मेजर जो टेस्ट था वो इन एथलीट्स ने ही दिया था। अमित का 100 मीटर में टाइम आया था 11.51, हरिओम का टाइम आया था 11.68, मयंक का 11.77, प्रशांत का 11.81 और युवराज का 12.35। इसके साथ 200 मीटर में चंदन का टाइम आया था 23.11, रत्नेश का था 24.14, दिव्या का था 26.71, चंदन का 400 मीटर का टाइम आया था 51.79 और सूर्या की लॉन्ग जंप आई थी 6.50 मीटर। अब इन्हें क्या ट्रेनिंग करानी है, उसके लिए पहले हम कुछ ग्रुप्स बना लेंगे। सबसे पहले हम 100 मीटर के ग्रुप देखते हैं। अभी 100 मीटर में जैसे कि जो अमित है और प्रशांत है, ये दोनों सेम कॉलेज में है और इनका सेम कंपटीशन रहेगा। जो यूनिवर्सिटी वाला है अभी नवंबर या दिसंबर में होगा, तो इन दोनों का प्लान लगभग सेम रहेगा। अब इसके बाद में हरिओम का भी कंपटीशन है। मयंक और युवराज के कॉम्पिटिशन्स नहीं है, इनको थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेता हूँ। अभी मैंने इनको सॉर्ट ऑफ एक प्रायोरिटी के हिसाब से मतलब अरेंज कर लिया कि किस पे कितना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी एथलीट्स पे बराबर ही ध्यान देना है, लेकिन जो ऊपर एथलीट्स है, जैसे अमित है, प्रशांत है, हरिओम है, इन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि इन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है ट्रेनिंग करते हुए। मतलब मेरे दिमाग में जनरली ऐसा रहता है कि मतलब जो पुराना एथलीट है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करूँ। बाकी 400 मीटर में हम चंदन और दिव्या को एक साथ कर देते हैं और रत्नेश को थोड़ा सा अलग ट्रेन करेंगे। पहले हम अमित और प्रशांत का वर्कआउट समझते हैं कि उन्हें हम क्या ट्रेन करेंगे। अभी हमारे पास कंपटीशन के लिए टोटल कितने 10 हफ्ते बचे हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हफ्ते बाद हमारा कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। और अभी चल रहा है हमारा अक्टूबर, बीच में 5वें या 6ठे हफ्ते में हमारा नवंबर स्टार्ट हो जाएगा और जो 10th वीक रहेगा वो हमारा दिसंबर में रहेगा। अब दोनों अमित और प्रशांत दोनों का हमारा टारगेट है कि दिसंबर में हम लोग 11.00 टच कर लें। और ये जितने भी बाकी सभी एथलीट के जितने भी हमने टाइम लिए सब इलेक्ट्रॉनिक टाइम लिए, तो अभी दिसंबर में हमारा टारगेट है 11.00 टच करने का। अब ये 11.00 हम कैसे टच करेंगे, उसके लिए हम एक बार एक्सेलरेशन का टेस्ट देख लेते हैं दोनों एथलीट्स का। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का टेस्ट हुआ था। अब ये पेन से लिखा है, ये मैं हटा नहीं रहा हूँ क्योंकि अपने को बाद में ज़रूरत पड़ेगी। आप है ना ये साइड में इस चीज़ पे ध्यान देना है ना, ये मैं साइड से लाइन खींच देता हूँ। तो ये जो अपना लाल बॉक्स बना के रखा है, इसके अंदर जो डेटा है हम उस पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पे देखो, इसमें जो 30 मीटर का टाइम है, अगर हम 30 मीटर का टाइम डालते हैं
तो ये प्रेडिक्ट कर देता है कि हमारे 40, 50 और 60 मीटर का टाइम कितना होना चाहिए, और उसी बेसिस पे हमारी टॉप स्पीड कहाँ पे कितनी कितनी आ सकती है, और हमारे 100 मीटर का टाइम भी कितना आना चाहिए, 200, 400 और लॉन्ग जंप। ठीक, मतलब सिर्फ 30 मीटर के टाइम से हम बहुत काफ़ी सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं रहेगी, पर हाँ लगभग हमें आइडिया मिल जाता है कि कितनी हमें स्पीड की ज़रूरत है। अगर हम 4.00 सेकेंड्स में 30 मीटर करेंगे तो हमारा टाइम आएगा 10.93। 4.05 में करेंगे तो 11.08, और ये मतलब लगभग 11 के आसपास की रेंज है। बाकी अगर हमारा 4.05 ट्रेनिंग में आ रहा है तो कंपटीशन में हो सकता है थोड़ा बहुत एड्रेनलिन पुश मिल जाए, थोड़ा बॉडी हाइप्ड अप रहेगी, तो हो सकता है कि वो 7-8 पल्स और टूट जाएंगे। तो हम अभी टारगेट लेके चलते हैं कि अगर हमें 11:08 दौड़ना है तो उसके लिए हमारा 30 मीटर का टाइम 4:05 होना चाहिए। अभी कितना आया था, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में आप टेबल पे देख सकते हो। अमित का टाइम आया था 4.17 और प्रशांत का आया था 4.21। अब देखो आप, अगर हमारा 30 मीटर का टाइम 4:05 आ रहा है तो हमारा 60 मीटर का टाइम भी 7:06 आ सकता है, और अगर हमारा 60 मीटर 7:06 आ रहा है तो हमारा 100 मीटर भी 11:08 आ सकता है। और यही सोचते हुए हम हमारे अगले 10 हफ्तों को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वापस से इस पेज पे आ जाते हैं, गलती से मिट गया था वो, एक बार फिर से लिख देता हूँ। तो अब हम इन्हें 3 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। पहला हो जाएगा 1, 2 और 3rd वीक, दूसरा हो जाएगा चौथा, पांचवा और छठा हफ्ता, और लास्ट हो जाएगा 7, 8 और 9th वीक। तो पहले फेज में हमारा मेन फोकस रहेगा हमारे 30 मीटर के टाइम को इम्प्रूव करके 4.05 लाने का। सेकेंड फेज जो रहेगा उसमें हमारा टारगेट रहेगा 60 मीटर का टाइम 7.06 लाने का, और लास्ट वाला जो फेज रहेगा उसमें हमारा टारगेट रहेगा 100 मीटर के टाइम को 11:00 टच कराने का। अब जो पहला फेज है उसमें हमारा ट्रेनिंग का मेन फोकस रहेगा एक्सेलरेशन और स्ट्रेंथ को थोड़ा और बिल्ड करने पे। सेकेंड फेज में हम ध्यान देंगे हमारी टॉप स्पीड के ऊपर, और इसके साथ साथ जो हमारा ट्रांजिशन फेज है उस पे, ट्रांजिशन फेज। इसके बाद जो हमारा लास्ट वाला फेज रहेगा उसमें हमारा मेन फोकस रहेगा स्पीड एंड्योरेंस पे, और साथ में हम एक्सेलरेशन या फिर टॉप स्पीड, इनमें से किसी भी एक पे काम कर लेंगे। मतलब उस टाइम पे हम देखेंगे कि एथलीट का एक्सेलरेशन ज़्यादा खराब है या टॉप स्पीड ज़्यादा खराब है, जो खराब रहेगी उस चीज़ को और साथ में ऐड कर लेंगे। तो हमारे 3 फेज है। पहले फेज में हम एक्सेलरेशन और स्ट्रेंथ पे ध्यान देंगे, फिर टॉप स्पीड और ट्रांजिशन फेज पे, और लास्ट में हम स्पीड एंड्योरेंस पे ध्यान देंगे। क्योंकि जब तक हमारा 30 अच्छा नहीं है, हमारा 60 भी अच्छा नहीं होगा, 60 अच्छा नहीं है, 100 भी अच्छा नहीं होगा। तो ये अमित और प्रशांत का मैंने वर्कआउट बना दिया था। अब इसको अच्छे से समझते हैं। पहले हम वेडनेसडे वाला सेशन देख लेते हैं। ये है हमारा स्ट्रेंथ का सेशन, मतलब मेन जिम वाला सेशन ये एक ही रहेगा हफ्ते में, लेकिन इसको हम थोड़ा सा इंटेंस रखेंगे। इसमें हमें क्या करना है, 2 एक्सरसाइजेस करनी है। पहली है फ्रंट स्क्वाट और दूसरी है बेंच प्रेस। अब ये दोनों एक्सरसाइजेस में हमें 2 रेप्स करने हैं, और इसके हमें करने हैं 8 सेट्स। अब वो कैसे करने, देखो 8 सेट को हम 8 बॉक्स मान लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आप जो भी वेट लिफ्ट करोगे वो आप इस बॉक्स के अंदर लिखते जाओ। जैसे कि आपने पहला वेट शायद से 100 किलो रख लिया, तो आपने इसमें 100 लिख दिया। फिर दूसरा सेट आपने 100 किलो से किया, 100 लिख दिया आपने। फिर तीसरा सेट हो सकता है आपने 110 किलो से कर लिया, फिर आपने 120 से कर लिया, 105 से कर लिया, 100 से कर लिया। मतलब आप जो जो वेट लिफ्ट करते जाओगे आपको सब बॉक्सेस में लिखना है। लेकिन जो भी हम ये वेट लिख रहे हैं, ये वेट टोटल होके भी एक वेट बनेगा। ठीक, जैसे जब हम पहला सेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये 8 सेट कर लेंगे। सारे सेट में हम जो वेट उठा रहे हैं वो एक वेट टोटल भी बनेगा। यहाँ पे मान लो वो हो गया अपना 400 किलो, नहीं 400 से तो ज्यादा ही हो जाएगा, 800 किलो मान लो। हमारा इस वर्कआउट का गोल है कि हमें इस टोटल को बढ़ाना है, लेकिन सिर्फ 8 सेट रहेंगे। अब वो कैसे करेंगे, जो 8 सेट है उनमें आप हर एक सेट में एक एक वेट उठाते जाओगे, उन सबको वेट को हम टोटल कर लेंगे। उसके बाद आप चेक करना कि क्या आपने कोई एक ऐसा वेट उठाया है जो ज्यादा था, और क्या कोई एक ऐसा वेट था जो बहुत ही ज्यादा कम था। जैसे मतलब यहाँ पे आप चौथा सेट दे सकते हो, 120 किलो से किया है, तो जब इस एथलीट के अंदर अगर स्ट्रेंथ है कि 120 किलो उठा सकता है, तो ये फालतू में 100 किलो का सेट हम क्यों काउंट कर रहे हैं। 8 सेट होने के बाद भी ये एथलीट फिर से एक और सेट करेगा, और फिर हम ये 100 को काट के यहाँ पे 120 लिखेंगे। फिर अगले सेट में ये वाले 100 को काट के हम 120 लिखेंगे। आई होप आप समझ रहे होगे कि हमें 8 सेट करने, और 8 सेट जितना हो सके उतना वेट उठा के करना है। मतलब उस दिन हमें 8 सेट ही नहीं करने, आप चाहो 12, 13, 14, 15, 20, 25 जितने सेट आपको करना है आप उतने सेट कर लो, लेकिन हम टोटल बेस्ट 8 सेट को काउंट करेंगे, और जो बेस्ट 8 सेट है उनका वेट हमारा मैक्सिमम ज्यादा होना चाहिए। अब इस टाइप का वर्कआउट कैसे हमें हेल्प करेगा,
पहली बात तो ये कि हम कम रैप कर रहे हैं, सिर्फ 2 रैप कर रहे हैं, तो हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा डेवलप होगी। ऊपर से हम अपने मैक्स वेट को बार बार लिफ्ट कर, मतलब 7-8 सेट कम नहीं होते, बहुत ज्यादा होता है। अब जब आप अपना मैक्स वेट बार बार रिपीटेडली यूज कर पा रहे हो तो हमारे बॉडी के अंदर वही क्वालिटी डेवलप होती है कि हम अपने मैक्स एफर्ट पे जा पाए बार बार। मैंने अपने कैपेसिटी बिल्डिंग वाली वीडियो में समझाया था, तो वो आप देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक, आई होप आप ये समझ गए होंगे ये वर्कआउट हम कैसे करेंगे। तो ये हमें इमीडिएटली उतना ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, लेकिन 3-4 हफ्तों तक जब हम ये कर लेंगे तो उसके बाद जब हम रेपिटेशन वाला वर्कआउट करेंगे तो उसमें ये हमें मतलब थोड़ा हेल्प करेगा कि हम बार बार मतलब अच्छा एफर्ट लगा के स्प्रिंट कर पा रहे हैं और थकान थोड़ी बहुत ही हो रही है, ज़्यादा नहीं थक रहे हैं। अब स्ट्रेंथ के साथ हमारा मेन फोकस किस पे था? एक्सेलरेशन पे था। एक्सेलरेशन में हम ये लास्ट के 3 पूरे दिन एक्सेलरेशन को दे रहे हैं। एक दिन हम स्लेड पुश करेंगे, ठीक है, तो ऐसे स्लेड पे हम वेट रख लेंगे और पहले दिन हम पुश करेंगे और जो दूसरा दिन रहेगा उस दिन हम स्लेड से वेट को पुल करेंगे। ठीक, 2 दिन स्लेड हो गए, एक दिन पुश वाला एक दिन पुल वाला। दोनों काफी अलग हैं, थोड़ा बहुत अलग इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी पे, अलग लोड आता है। जो स्लेड वाला है इसमें हम थोड़ा हैवी वेट यूज करेंगे, मतलब 1 टाइम्स ऑफ अपना बॉडी वेट, जितना भी एथलीट का वेट रहेगा हम उतना ही वेट डाल के स्लेड करेंगे। ज्यादा डिस्टेंस के लिए नहीं करेंगे, 10 मीटर के लिए करेंगे फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक हम 15 मीटर करेंगे और थर्ड वीक में हम 20 मीटर पे आएंगे। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा हम वेट थोड़ा बहुत कम करते जाएंगे। पहले हफ्ते पूरा मतलब एग्जैक्ट हमारे बॉडी वेट का मतलब 1 टाइम्स ऑफ बॉडी वेट हो गया। नेक्स्ट वीक हम हमारे वजन का 75% वेट रखेंगे और लास्ट वीक में हम लोग 50% वेट पे करेंगे। डिस्टेंस बढ़ते जाएगा और जो वेट हम यूज कर रहे थे वो कम होते जाएगा। और वहीं पे स्लेड पुश में हम नॉर्मल वेट रखेंगे। फर्स्ट वीक थोड़ा मार्च पे ज्यादा ध्यान देंगे, सिर्फ मार्च करेंगे, वेट को लेके सिर्फ वॉक करना है। और सेकेंड वीक से हम थोड़ा बहुत स्प्रिंट करना इस पे स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ थोड़े बहुत हम प्लायोमेट्रिक्स कर लेंगे, जैसे कि हॉपिंग हो गया, स्लेड को हॉप करते हुए पुश करते हुए जाएंगे सिंगल लेग से। और फिर लास्ट में सैटरडे को हमारा 30 मीटर की 10 रेपिटेशन रहेगी और ये सारी रेपिटेशन ऑल आउट रहेंगी और हमारा गोल रहेगा कि हम हमारे 30 मीटर के टाइम को अचीव कर पाए 4.05। अब इसके बाद हमारे 2 सेशन हो बचे हैं, मंडे और ट्यूसडे के, और ये दोनों प्लायोमेट्रिक सेशन रहेंगे। जो मंडे वाला सेशन है इसमें हम लोग 5 हॉप करेंगे राइट पैर से, 5 हॉप करेंगे हम लेफ्ट पैर से, फिर 5 बाउंड करेंगे, 5 ब्रॉड जंप करेंगे। और ये हमें कंटिन्यूस करना है, जैसे मतलब एक जगह पे हम खड़े हो जाएंगे, जैसे यहाँ अगर हम खड़े हैं तो यहाँ से हमें 5 जंप में मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है, जैसे 1 2 3 4 5, तो 5 जंप में हमें मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करना है। और जो ट्यूसडे है उस दिन भी हमारे थोड़े बहुत सिमिलर टाइप ऑफ प्लायोमेट्रिक्स रहेंगे, लेकिन ये सब हम बैंड के साथ करेंगे, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल प्लायोमेट्रिक्स रहते हैं, मतलब जिनमें हम जंप करके आगे की तरफ जा रहे हैं, वो हमारे एक्सेलरेशन फेज के लिए काफी अच्छे रहते हैं। तो हम हफ्ते में अभी दिन का सिर्फ एक ही सेशन करेंगे, जिसमें से हमारे 3 सेशन हो जाएंगे प्योर एक्सेलरेशन के लिए, एक ये सेशन हो जाएगा हमारा स्ट्रेंथ के लिए और 2 हमारे सेशन हो जाएंगे प्लायोमेट्रिक्स के लिए। और होपफुली ये सारी चीजें करने के बाद इनका इंप्रूवमेंट आता है। बाकी इसके अलावा अगर इन्हें मतलब कुछ एक्स्ट्रा वर्कआउट करना है तो ये शाम को जाके मतलब थोड़ी बहुत रेपिटेशन लगा सकते हैं, जैसे 120 मीटर का बोला है इन्हें, किसी एक दिन ये जाके कर सकते हैं, लेकिन वो भी नॉर्मल एफर्ट पे लगानी है, मैक्स एफर्ट पे नहीं जाना है, बॉडी पोस्चर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना उनमें। अब अमित और प्रशांत के बाद हम हरिओम का वर्कआउट देखते हैं, जिनका भी मतलब वर्कआउट बनाना है। सबसे पहले मैं उनका एक्सेलरेशन का टेस्ट ही देखता हूँ हमेशा। अब जैसे जो एक्सेलरेशन का टेस्ट है आप यहाँ पे देख सकते हो कि उनका 30 40 50 60 मीटर का टाइम लिखा है और जो उनका फास्टेस्ट 10 मीटर था वो भी लिखा है। अब उसके हिसाब से उनका 100 200 400 और लॉन्ग जंप प्रेडिक्टेड कितना आ सकता है वो लिखा है, मतलब जरूरी नहीं है कि इतना आएगा पर इतना आ सकता है। तो जैसे हरिओम है, हरिओम का 30 मीटर 4:10 आया, फिर 5:17 आया, 40 6:25 50 और 7:30 60 मीटर। टॉप स्पीड थी 105 और इसके बेसिस पे उसका 100 मीटर 11.50 आना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, वो उतना तो आया नहीं। उसका टाइम कितना आया? 6:8 आया। अब अगर नहीं आ रहा है तो इसका मेन कारण ये है कि उसकी स्पीड एंड्योरेंस खराब है या फिर उस दिन उसकी टॉप स्पीड ही उतनी अच्छी नहीं आई होगी। क्योंकि आप देखो 60 मीटर कितना आ रहा है? 7.30। अगर हमारा 60 मीटर 7:30 आ रहा है और 100 मीटर हमारा आ रहा है 11.68 का, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4.38। मतलब 60 मीटर के बाद में जो हरिओम है वो 40 मीटर को कवर कर रहा है 4.38 में। अगर 10 मीटर का निकालेंगे तो आ जाएगा 1.09 कुछ, लेकिन जो हरिओम है उसकी टॉप स्पीड कितनी है? 105 है। जैसे ये कहाँ पे 50 और 60 के बीच में है। हरिओम का 50 का टाइम 6:25 आ रहा है, 60 का टाइम 7:30 आ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में हरिओम को 105 सेकंड लग रहा है, लेकिन 60 मीटर के बाद में 109 लग रहा है। तो इसका मतलब ये कि वो 60 मीटर के बाद में स्लो हो रहा है। और जो ये टॉप स्पीड है ये भी बल्कि शायद से कम है, पहले 1.03 आई थी कभी शायद, मतलब पिछले महीने या उससे पहले 1.03 आ चुकी है शायद से। तो हमारी मेन दिक्कत टॉप स्पीड में ही आ रही है और स्पीड एंड्योरेंस पे आ रही है। अब ये एक और चीज से हम वेरीफाई कर सकते हैं और वो आप ये देखो, आप
अमित और हरिओम को कंपेयर करना। हरिओम का टाइम 30 मीटर का अच्छा है 4.10, लेकिन अमित का 4.17 है, लेकिन फिर भी अमित का टाइम 11:51 आ रहा है 100 मीटर में। वो इसलिए क्योंकि अमित की जो टॉप स्पीड है वो अच्छी है 1.03, देखो टॉप स्पीड अच्छी है, और शायद ये थोड़ा बहुत मेंटेन भी कर ले रहा है हरिओम के कंपैरिजन में। तो हरिओम की अभी मेन दो दिक्कतें कि टॉप स्पीड कम है और उस स्पीड को हम मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अपना ये प्रेडिक्टर है इस पे भी अगर हम हरिओम का टाइम डालेंगे, जैसे 4:10 है तो 4.10, इसके हिसाब से हरिओम की टॉप स्पीड 1.01 के आसपास होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। तो इस महीने हम स्पीड एंड्योरेंस, मतलब मेन तो टॉप स्पीड और फिर उसी स्पीड के लिए एंड्योरेंस पे थोड़ा बहुत काम करेंगे। तो ये रहा अगले महीने का हरिओम का वर्कआउट। स्ट्रेंथ का सिर्फ एक ही सेशन रहेगा वेडनेसडे को, ये सेम वो प्रशांत और अमित वाला ही वर्कआउट है। इसके बाद टॉप स्पीड के लिए हम ये 3 मेन सेशन रख सकते हैं। थर्सडे को हम वर्टिकल प्लायोमेट्रिक्स करेंगे, मतलब वो प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज जिसमें हम जंप करके ऊपर जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल जंप्स हमारे एक्सेलरेशन के लिए अच्छी होती हैं, सेम वैसे ही प्लायोमेट्रिक जंप्स हमारी टॉप स्पीड के लिए अच्छी होती है। और ये प्लायोमेट्रिक जंप हमने पिछले महीने करी थी, तो तब मतलब थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आया था हरिओम की जंप टॉप स्पीड पे। तो इस महीने हम फिर से यही वर्टिकल प्लायोमेट्रिक्स करेंगे। फिर फ्राइडे को हम विकेट्स करेंगे टेक्निक के लिए, मतलब हम छोटे छोटे ऐसे कोन्स लगा लेंगे और फिर इनके ऊपर से स्प्रिंट करते हुए हमें जाना है। और यहाँ पे मतलब कुछ टेक्निकल पॉइंट्स रहेंगे जिन पे हमें ध्यान देना है, जैसे कि नी अच्छे से लिफ्ट करना है, नीचे हिट करना है, शिन को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है, बॉडी को टॉल रखने की कोशिश करना है। और सैटरडे को हम फ्लाइंग 20 मीटर का टाइम लेंगे, मतलब 2 कोन लगा लेंगे जिनका डिस्टेंस रहेगा 20 मीटर का, और हम पीछे से दौड़ते हुए आएंगे और फिर इन 2 कोन के बीच का टाइम लेंगे, मतलब 20 मीटर का टाइम लेंगे। इसके साथ ट्यूसडे के दिन हम 100 मीटर की 5 रेपिटेशन लगाएंगे और सबका हम इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग लेंगे। और हमें ट्राई करना है कि अपने पर्सनल बेस्ट को हम शायद हर हफ्ते तोड़ पाएं। अब काफ़ी सारे एथलीट्स को लगेगा कि मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अपन हर हफ्ते अपने 100 मीटर के बेस्ट को तोड़े, पर लेकिन पॉसिबल है, क्योंकि जो हरिओम की स्पीड है उसका 60 मीटर का टाइम है, उसके हिसाब से आराम से उसका 11.50 आना चाहिए, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। और वो इसलिए भी क्योंकि मतलब काफ़ी टाइम से हरिओम इंजरी में था, तो इतनी बड़ी रेपिटेशन हमने कभी करी नहीं थी, तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत एंड्योरेंस बनेगा, तो काफ़ी चांसेस है कि हर हफ्ते वो अपना बेस्ट दे पाएगा। एक दिन हॉरिजॉन्टल प्लायोमेट्रिक्स भी कर लेंगे हम, और ये भी हमारा मतलब थोड़ा बहुत हमें टॉप स्पीड में हेल्प करेगा। अब वो कैसे, क्योंकि जो हरिओम की प्लायोमेट्रिक की जो हॉरिजॉन्टल जंप्स हम करेंगे इसमें हम 10 जंप्स करेंगे। जो अमित और प्रशांत की थी वो हम सिर्फ कितनी कर रहे थे, 5 जंप्स कर रहे थे। जितनी ज़्यादा हम जंप्स करेंगे, मतलब जैसे हॉरिजॉन्टल में भी ऐसा होता है कि हम जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ जंप्स कंटिन्यूसली करेंगे वो फिर टॉप स्पीड की तरफ हमें इंप्रूवमेंट लाएगा, और जितनी कम नंबर ऑफ जंप्स रहेंगी वो हमारे एक्सेलरेशन पे ज़्यादा हेल्प करेंगी। क्योंकि जब हम 5 जंप्स करेंगे तो उसमें लगभग हमारी बॉडी हल्की से आगे झुकी रहेगी, मतलब पूरी बॉडी खड़ी नहीं हो जाती। लेकिन जब हम ज़्यादा जंप्स करते हैं, 10 जंप 12 जंप ऐसे जंप्स करेंगे कंटिन्यू हॉपिंग माउंटिंग, तो उसमें हमारी बॉडी नॉर्मली आराम से धीरे 6-7 स्टेप तक पूरी एकदम खड़ी हो जाती है। और हम कितनी जंप्स कर रहे हैं वो हमारे ग्राउंड कॉन्टेक्ट को भी अफेक्ट करता है। जैसे अगर सिर्फ आप 5 जंप्स करोगे तो उसमें हमारा ग्राउंड कॉन्टेक्ट ज़्यादा ही रहेगा, मतलब रिएक्ट करके जंप नहीं कर पाते, ऐसा नहीं कर पाओगे कि आप पैड टच करते ही तुरंत जंप कर रहे हो, थोड़ा बहुत ज़्यादा हम स्टे करते हैं। लेकिन जैसे जैसे 6-7 जंप हो जाती है उसके बाद वो ग्राउंड कॉन्टेक्ट कम होने लगता है। और सेम यही चीज़ एक्सेलरेशन और टॉप स्पीड में एक डिफरेंस रहता है। एक्सेलरेशन में हमारा ग्राउंड कॉन्टेक्ट ज़्यादा रहेगा, टॉप स्पीड में ग्राउंड कॉन्टेक्ट कम होते जाता है। तो इसलिए जो 10 जंप्स हैं ये हमारी टॉप स्पीड में थोड़ा बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, और 5 जंप्स हैं ये हमारे एक्सेलरेशन में थोड़ा ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब हरिओम का हमने वर्कआउट समझ लिया है। अब इसके बाद हम चंदन और दिव्या का देखते हैं। अब ये भी उन्होंने एक्सेलरेशन का टेस्ट नहीं दिया था, हम उनके पुराने टेस्ट को देखते हैं। तो ये पुराना टेस्ट है, तो चंदन का टाइम पहले एक बार आया था 4:07। तो चंदन का एक बार पहले 60 मीटर का स्प्लिट कुछ ऐसा था, ये कॉपी करके यहाँ ले आते हैं, नाम लिख देते हैं चंदन, और दिव्या का भी टाइम हम लिख लेते हैं यहाँ पे, और ये फॉर्मूला को भी यहाँ कॉपी कर देते हैं। अब देखो जो चंदन का और दिव्या का 60 मीटर का टाइम पहले आया था, मतलब पिछले महीने, शायद अगस्त की बात है, अगस्त एंड में, तो उस टाइम के हिसाब से चंदन और दिव्या दोनों 400 मीटर करते हैं, मेन उनका इवेंट 400 मीटर है। चंदन का 400 मीटर का टाइम आ सकता है 48.24 और दिव्या का आ सकता है 53.88। जैसा कि मैंने अमित और वो प्रशांत वाला केस बताया था, सेम वैसे ही जब तक हम 100 मीटर अच्छा नहीं दौड़ रहे हमारा 200 मीटर भी अच्छा नहीं होगा, और जब तक 200 मीटर अच्छा नहीं दौड़ रहे तब तक हमारा 400 मीटर भी अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए इन दोनों का हमारा शुरू से मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि पहले हम स्पीड बना लें, एक बार अच्छी स्पीड आ जाए फिर उसके लिए हम एंड्योरेंस वर्क करके उसको मेंटेन कर लेंगे। तो इनकी स्पीड तो अभी काफ़ी अच्छी आ चुकी है,
मतलब जो उनका इवेंट है मेन 400 मीटर के हिसाब से उनकी स्पीड अच्छी है, बस उन्हें अब काम करना है उनकी एंड्योरेंस पे। तो इस महीने हमारा मेन गोल रहेगा हमारे 200 मीटर को इम्प्रूव करने पे, 200 और साथ ही साथ 400 भी, मतलब दोनों ही इवेंट पे हमारा मेन ज्यादा फोकस रहेगा, स्पीड पे ज्यादा ध्यान नहीं रहेगा, थोड़ा सा एंड्योरेंस बेस्ड वर्कआउट रहेगा। तो ये रहा उनका वर्कआउट। अब इस मंथ के दोनों के कुछ टारगेट्स हैं, जैसे चंदन है तो चंदन का मैं चाहता हूं कि 22:50 के आसपास टाइम आ जाए 200 मीटर में, क्योंकि अगर हमारा 200 मीटर 22.50 आ रहा है तो हम इजीली 49 की रेस दौड़ सकते हैं। और एक बार हमारा टाइम कंसिस्टेंटली 50 के नीचे आने लग जाएगा तो एथलीट को भी थोड़ा मतलब जोश आएगा, मोटिवेशन आएगा कि हाँ 50 राउंड अपन आने लग गए हैं, तो फिर वो ट्रेनिंग में शायद थोड़ा और पुश कर पाए। इसलिए चाहते हैं कि एक बार 22.50 टाइम आ जाए चंदन का। और दिव्या का टारगेट है 26:00, मतलब इससे कम हमें लाने की कोशिश करनी है इस महीने, क्योंकि अगर हमने ये कर लिया फिर हमारा 400 मीटर का टाइम भी 56 डाउन ला सकते। तो आगे का हमारा गोल ये है, लेकिन उसके लिए एक शॉर्ट टर्म गोल है 22:50 और 26:00। और इसी के लिए जैसे यहाँ पे आप संडे मान लो इसको, तो हमारा संडे का पूरा रेस्ट रहेगा, मंडे का भी पूरा रेस्ट रहेगा, ठीक। ये 2 दिन हम पूरा रेस्ट रखेंगे ताकि एथलीट की बॉडी पे बिल्कुल लोड ना हो, मतलब बॉडी अच्छी खासी रिकवर्ड हो। और बॉडी रिकवर होने के बाद हम ट्यूसडे को 200 मीटर की 4 रैप लगाएंगे, और ये सारी रहेंगी हमारी फुल रिकवरी के साथ। मतलब ऐसा नहीं कि एक लगाने के बाद 2-3 मिनट बाद ही हम चले गए, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जितना रेस्ट लेना उतना रेस्ट लेके हम जा सकते हैं, लेकिन चारों रेपिटेशन हमारी ऑल आउट रहेंगी, पूरा मैक्स एफर्ट लगा के जितना हो सके उतना कम टाइम लाना है। अब हर सेशन में हमारे कुछ टारगेट्स रहेंगे, जैसे पहला रहेगा एवरेज टारगेट और दूसरा रहेगा बेस्ट टारगेट। अब अपने को 4 रेपिटेशन लगाने, 1 2 3 4। मान लो हमारा एवरेज टारगेट है 24 सेकेंड, तो उसमें अगर पहली रेपिटेशन हमारी 24 के ऊपर चली गई तो उसको हम काउंट ही नहीं करेंगे कि हाँ हमने रेपिटेशन लगाई है, वो बस स्ट्राइड लगाई है ऐसा हम मान के चलेंगे। हमें 24 डाउन ही लानी है सारी रेपिटेशन, 24:05 भी हो गया तब भी वो काउंट नहीं करेंगे, 24 से नीचे लाना है। तो जैसे अगर 23.95 आया तो वो काउंट हो गई, फिर अगली दूसरी रेपिटेशन अगर 24 के ऊपर चली गई तो वो भी काउंट नहीं होगी। हमें 4 रेप लगानी है, लेकिन चारों 24 डाउन होनी चाहिए। अब ये एवरेज मैं अपने हिसाब से मतलब बॉडी कंडीशन के हिसाब से चेंज करते रहूंगा हर वीक। और एक रहेगा बेस्ट टारगेट कि अगर इस टाइम की लग गई, मान लो 23:00, अगर ये टाइम आ गया तो चाहे वो पहले रेपिटेशन में आए वर्कआउट खत्म। जैसे 4 रैप लगानी हमें, लेकिन अगर पहली रैप लगा रहे हैं और वो 22:99 आ गई तो फिर जो हमारा बेस्ट का टारगेट था उससे कम आई है, तो फिर बस वर्कआउट खत्म, हमें दूसरी तीसरी चौथी ये रैप लगानी नहीं है, बस खत्म। तो इस टाइप का ये वर्कआउट रहेगा। अब इन दोनों एथलीट्स को हम ट्यूसडे को एक अच्छा टाइम देंगे कि हाँ मतलब रिकवर्ड टाइम देंगे कि संडे को कुछ मत करो, मंडे को कुछ मत करो, ट्यूसडे को आके भी आराम से पूरा जितना रेस्ट लेना उतना रेस्ट लेके 200 मीटर लगाओ, लेकिन अच्छे से लगानी है। अब लेकिन अगर इसके बाद वो अच्छे से नहीं लगी तो उनके अगले 4 दिन बहुत ज़्यादा खतरनाक जाने वाले हैं। वेडनेसडे को हम 200 की 4 और इसकी 3 रैप लगाएंगे, सॉरी 3 सेट करेंगे। अभी कैसे करेंगे, 200 मीटर लगाई, फिर इसके बाद में वॉक करके जाएंगे, फिर हमें फिर से 200 मीटर लगानी है, फिर बाद में इसके बाद में वॉक करके जाएंगे, फिर इसके बाद में फिर से 200 मीटर लगानी है, फिर वॉक करके जाएंगे, फिर इसके बाद फिर से 200 मीटर लगानी है। तो अब ये 4 200 मीटर हो गई। इसके बाद इनको 5 मिनट का रेस्ट मिलेगा, 5 मिनट का रेस्ट मिल गया, उसके बाद में इनको फिर से यही सेम चीज़ रिपीट करनी है, वो हो गया। फिर 5 मिनट का रेस्ट मिलेगा, फिर से यही सेम चीज़ रिपीट करनी है। ट्यूसडे को टेम्पो रहेगा, एक बड़ा सा ग्राउंड हमारे पास 400 450 500 मीटर का होगा, तो इसके हमें 3 राउंड लगाने हैं। हर राउंड के बाद में 1 मिनट का हमको रेस्ट मिलेगा, मतलब एक राउंड लगा के 400 450 या 500 मीटर का है वो ट्रैक, उसके बाद 1 मिनट का रेस्ट, फिर से लगाना है, 1 मिनट का रेस्ट, फिर से लगाना है। ये 3 हो जाएंगे, उसके बाद हमें 5 मिनट का रेस्ट मिलेगा, और इसके बाद फिर से हमें ये चीज़ 3 बार करनी है। फ्राइडे को हम सर्किट ट्रेनिंग करेंगे जिम में, मतलब लाइन से हम कुछ 4-5 एक्सरसाइज या स्टेशंस बना लेंगे, 30 सेकंड एक्सरसाइज 30 सेकंड रेस्ट, 30 सेकंड एक्सरसाइज 30 सेकंड रेस्ट, उस टाइप का रहेगा। सैटरडे को स्पेशल एंड्योरेंस रहेगा 60 मीटर का, 2 कोन लगा लेंगे 60 मीटर दूर, हमें यहाँ से जाना है 60 मीटर लगाना है, फिर वापस से वॉक करके आना है, फिर वापस से 60 मीटर लगाना है, फिर वॉक करके आना है, फिर 60 मीटर लगाना है, फिर वॉक करके आना है। इस तरीके से हमें 8 रैप करने हैं और इसके 2 सेट रहेंगे। तो इन एथलीट का वर्कआउट ऐसा है कि इनको ट्यूसडे को दिखाना है कि इनके पास स्पीड एंड्योरेंस है, और अगर ये नहीं दिखा पाए कि इनके पास स्पीड एंड्योरेंस है तो आगे हमें फिर वो स्पीड एंड्योरेंस बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम ये कुछ 3 मेन सेशंस करेंगे, और अगर ये 3 मेन सेशन भी वो अच्छे से नहीं कर पाए तो इसके बाद उन्हें जाना पड़ेगा जिम, और मतलब मैं भी साथ में ही चलूंगा उनके, और हम जिम में चल के जो भी बाकी एथलीट्स का कोई ना कोई वर्कआउट रहेगा उनके साथ ट्रेन करेंगे। तो ये 3 दिन इनके थोड़े डिफिकल्ट जा सकते हैं, मतलब पहले हमारी रेपिटेशन हो जाएगी, उसके बाद में जिम जाके वर्कआउट होगा, तो ये 3 दिन हमारा लगभग 4.5 या 5 घंटे का पूरा एक सेशन हो जाएगा, एक बहुत लंबा सेशन हो जाएगा पहले ट्रैक पे ग्राउंड पे,
उसके बाद में जिम में जाके, और इसीलिए इनको आगे फिर सैटरडे और संडे का भी रेस्ट मिल रहा है ताकि ये थोड़ा रिकवर्ड हो जाए और फिर ट्यूसडे को अच्छे से रेप लगा पाए। इसके बाद हम रत्नेश का वर्कआउट देखते हैं। अब रत्नेश को स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से लाइक पिछला महीना उसका अच्छे से नहीं जा पाया और कंसिस्टेंट भी नहीं रह पा रहा था ट्रेनिंग में। अभी नवरात्रि पे भी उसको घर जाना पड़ गया, तो उसका थोड़ा जनरल टाइप का वर्कआउट रहेगा कि मतलब कोई एक चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, सब चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा फोकस करेंगे। और एक बार हमें लगे कि हाँ कंसिस्टेंसी आ रही है, तब हम फिर से मतलब स्पेशल फेजेस बना के उन पर ध्यान देंगे। तो मंडे को हम करेंगे यूनिलैटरल स्ट्रेंथ, मतलब सिंगल आर्म स्ट्रेंथ, सिंगल लेग स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें, क्योंकि उसको एक लेफ्ट लेग और राइट आर्म ये वीक फील होता है, तो वो चीज़ सही करने के लिए हम एक पैर से ज़्यादा रेपिटेशन करेंगे, एक से थोड़ी कम करेंगे। इसके बाद ट्यूसडे को सेम वही 200 की 4 रेपिटेशन वाला वर्कआउट रहेगा। वेडनेसडे को हम फिर से स्ट्रेंथ के वो 8 सेट्स करेंगे। थर्सडे को हम वर्टिकल प्लायोमेट्रिक्स करेंगे। फ्राइडे को सर्किट ट्रेनिंग करेंगे और सैटरडे को स्पेशल एंड्योरेंस रहेगा। मतलब बाकी एथलीट्स के क्या क्या सेशन है उसके हिसाब से देख के मंडे को हॉपिंग माउंटिंग कर लेंगे। ट्यूसडे को हम 100 मीटर की 5 करेंगे। सेम इसका वही हरिओम जैसा केस है, स्पीड अच्छी है लेकिन उसके हिसाब से उसका 100 मीटर का टाइम नहीं आ रहा है, लास्ट में काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है, तो इसलिए ये रहेगा। और क्योंकि एंड्योरेंस उतनी अच्छी नहीं है, तो अगले दिन वेडनेसडे के दिन भी चंदन और दिव्या के साथ ये टेम्पो कर लेगा। थर्सडे को वर्टिकल प्लायोमेट्रिक्स करेंगे और फ्राइडे को विकेट्स टेक्निक करेंगे। हरिओम के साथ में रहेंगे ये दोनों सेशन, क्योंकि इसकी भी टॉप स्पीड उतनी अच्छी नहीं है। और सैटरडे को स्पेशल एंड्योरेंस रहेगा 60 मीटर की 8 रेप्स और इसके 2 सेट। अब इसके बाद मयंक और सूर्या बचे हैं। मयंक का देख लेते हैं। मयंक ने जस्ट अभी अभी ज्वाइन किया है, मतलब पहला ही उसने टेस्ट दिया है। एक मेजर इसकी दिक्कत मेरे को ये लगी कि मतलब स्पीड अच्छी है लेकिन बॉडी पे कंट्रोल थोड़ा अच्छा नहीं है, और वेट ट्रेनिंग में भी मतलब फॉर्म थोड़ा बहुत मतलब उतना अच्छा नहीं जितना होना चाहिए। तो इसलिए इस पूरे महीने हम लोग स्ट्रेंथ के सेशन ज़्यादा करेंगे, जिम में वर्कआउट ज़्यादा रहेगा। मंडे को मैक्स स्ट्रेंथ करेंगे, फिर बैंड के साथ प्लायोमेट्रिक्स रहेंगे, मैक्स पावर स्ट्रेंथ, फिर बाद में फिर से पावर। एक दिन हम स्लेड कर लेंगे, मतलब सिर्फ एक दिन रहेगा रेपिटेशन का, और वो भी स्लेड के साथ। अब ये इसके सारे मतलब 6 में से 5 सेशन तो जिम में हो गए और एक स्लेड वाला। बाकी बिना स्लेड के तो हम स्प्रिंट करेंगे नहीं, और स्लेड भी रहेगी तो वो 20-25 मीटर तक रहेगी बस। अब काफ़ी सारे एथलीट्स को ऐसा लगता है कि मतलब इतना ज़्यादा जिम करने से हमारी बॉडी स्टिफ हो जाएगी, बॉडी टाइट हो जाएगी, और अगर हम रेपिटेशन लगा ही नहीं रहे, एक भी दिन रेपिटेशन नहीं लगाएंगे तो हमारा इंप्रूवमेंट कैसा आएगा। लेकिन मतलब पास में मतलब जितने भी एथलीट्स को ट्रेन किया है, तो एक चीज़ तो पता है कि मतलब रेपिटेशन ज़रूरी है, पर मतलब इतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि मतलब उसके बिना हम इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे फेजेस रहे कि हम अच्छे से रेपिटेशन नहीं कर पाए थे, काफ़ी एथलीट्स ने नहीं किया, मतलब महीने 2 महीने तक रेपिटेशन नहीं लगाई, लेकिन फिर भी जब वो वापस से ट्रैक पे गए और रेपिटेशन लगाई तो उनका इंप्रूवमेंट आया था। तो सेम ऐसे केस मयंक के साथ होगा, मतलब होपफुली मतलब कम से कम 80-90% तो मैं कह सकता हूँ कि जब जाएंगे हम वापस से टाइम लेंगे तो इसका इंप्रूवमेंट आ जाएगा, भले हमने एक भी दिन रेपिटेशन ना लगाई हो। इसके बाद सूर्या की बारी आती है। अब सूर्या का हम एक्सेलरेशन का एक बार टेस्ट देखते हैं। इसका 30 आया था 397, 40 मीटर आया था 4.94, 50 आया था 590 और 60 मीटर आया था 6.87। इस एथलीट की टॉप स्पीड है 0.96, जिसके हिसाब से इसका प्रेडिक्टेड लॉन्ग जंप का डिस्टेंस होना चाहिए 7.29, लेकिन आया कितना है 6.50। और उसका सबसे मेन रीज़न है कि इसके पास स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है, पावर भी बहुत अच्छी है, टेक ऑफ भी बहुत अच्छा कर लेता है। दिक्कत ये है कि ये अपनी टॉप स्पीड के साथ जंप नहीं कर पाता है। छोटे रनअप से बहुत बढ़िया जंप आती है, 5 स्टेप के रनअप से सिर्फ 5 कदम दौड़ के 6 मीटर जंप आ रही है, और जब ये पूरा फुल रनवे यूज़ कर रहा है उसमें 6.5 आ रही है, तो मतलब ये तो कहीं से कहीं मैच नहीं हो रहा है। इस एथलीट की मेन दिक्कत ये है कि ये लंबे रनअप से अच्छे से जंप नहीं कर पा रहा है, तो इस महीने हमारा ध्यान उसी चीज़ पे रहेगा। इसको ऐसा ये रीज़न भी लग रहा था कि मतलब इसका बॉडी वेट थोड़ा ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हो सकता है 76 कुछ वेट है। ये ऐसा बता रहा था कि मतलब टेक ऑफ करते टाइम इसको बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रही है, तो इसलिए ये इस महीने मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा वर्कआउट करेगा खुद से अलग, शाम को फैट लॉस टाइप का वर्कआउट रहेगा ताकि इसका वेट कम हो जाए। और उसके अलावा हमारा जो मेन वर्कआउट रहेगा उसमें भी हम लोग मेन ध्यान देंगे थोड़ा बहुत फैट लॉस पे, और साथ में ध्यान देंगे वो क्वालिटी को डेवलप करने में कि हम अच्छी स्पीड से आके जंप कर पाएँ। मंडे को हॉरिजॉन्टल एंड्योरेंस है, जैसे हरिओम की, युवराज की, ये लोग 10-10 जंप करेंगे। अमित और प्रशांत है, ये भी हॉरिजॉन्टल करेंगे लेकिन ये 5 जंप करेंगे। सेम ऐसे ही जो सूर्या है ये 20 या 25 हॉपिंग माउंटिंग ऐसे करेगा। ज़्यादा लंबी डिस्टेंस के लिए ज़्यादा लंबी रैप्स रहेंगी, डिस्टेंस थोड़ा बहुत कम रहेगा, 270 280 इतना कुछ रहेगा। ट्यूसडे को हम रनवे की टेक्निक पे काम करेंगे। वेडनेसडे को हम 9 स्टेप से जंप करेंगे, 9 स्टेप के रनअप से जंप्स करेंगे, और इसके साथ 120 मीटर की 3 रेप्स लगानी है। इसकी रनिंग की स्टाइल को भी हमें थोड़ा बहुत चेंज करना है,
तो जो चेंजेस करने हैं वो हम ये 120 मीटर की रेपिटेशन में करेंगे, मतलब टेक ऑफ ड्रिल्स रहेंगी, स्पीड में हमें वो ड्रिल्स करनी है। फ्राइडे को सर्किट रहेगा थोड़ा बहुत फैट लॉस के लिए। सैटरडे को हम लॉन्ग रन अप से जंप्स करेंगे और इसके साथ फिर से 120 मीटर की 3 रेप्स। तो इन सब एथलीट्स का मैंने एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया कि अगले एक महीने हम क्या क्या चीजें करेंगे। अब देखते हैं कि कौन कौन कितना इंप्रूव कर पाता है। आज है 1 नवंबर और अभी सभी एथलीट्स के सारे टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार उनका रिजल्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये वो सब एथलीट थे जिन्होंने पिछले महीने का टेस्ट दिया था। अमित का टाइम आया 11.44, हरिओम का आया 11.95, युवराज का आया 12.35, मयंक का आया 11.91, प्रशांत ने टेस्ट नहीं दिया था। चंदन का टाइम आया 22.90, दिव्या का 25.82। अभी थोड़ी देर पहले आप जो देख रहे थे वहाँ पे दिव्या का गलती से 23.71 लिखा था, वो 26.71 आया था पिछले महीने। रत्नेश का है 23.98, चंदन का 400 मीटर आया 51.05 और दिव्या ने भी इस बार 400 मीटर का ट्रायल दिया था, उसका आया 58.76। सूर्या की लॉन्ग जंप आई 6.60 मीटर्स। अब हमारे एकेडमी में ऐसा है कि हर महीने जिन मतलब 3 या 4 एथलीट्स की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रहेगी तो उनको एक दिन की ट्रीट मिलती है। मैं उन्हें कहीं पे घुमाने ले जाता हूँ, कोई मूवी देख लेते हैं या फिर कोई जगह विजिट कर लेते हैं, इस टाइप की कोई एक्टिविटी करते हैं हम लोग एक दिन के लिए। अब पिछले महीने प्रशांत की परफॉर्मेंस अच्छी इंप्रूव हुई थी, तो इसलिए हम लोग एक ट्रैम्पोलिन पार्क गए थे, जंपिंग फ्रॉग एक जगह है भोपाल में। अब वहाँ पे खेलते खेलते क्या हो, प्रशांत गिर गया और उसको नी के ऊपर चोट आ गई, तो वो उसको पेन थोड़ा ज्यादा हो रहा था, तो पूरे महीने वो वर्कआउट नहीं कर पाया, इसलिए उसने टेस्ट नहीं दिया। तो अब प्रशांत को हम यहाँ से हटा देते हैं, मतलब उसने वर्कआउट ही नहीं किया, ना टेस्ट दिया, तो कुछ अभी डिस्कस नहीं कर सकते उसके बारे में। इसके बाद जो रत्नेश है, रत्नेश ने भी वर्कआउट अच्छे से नहीं किया क्योंकि बीच में नवरात्रि थी, तो वो अपने घर पे चले गया था उस टाइम पे, और फिर आने के बाद भी उसको 1-2 बार बुखार आ गया था, तो कुछ दिन उसकी वजह से वो मिस हो गए। तो ज्यादा उतना अच्छे से हार्ड वर्कआउट नहीं कर पाए थे हम लोग। फिर भी मतलब जितने भी दिन उसने किया उसके हिसाब से इतना प्रोग्रेस ठीक है, तो रत्नेश को भी हम अभी के लिए हटा देते हैं क्योंकि हमारा वर्कआउट उतने अच्छे से नहीं हो पाया। बाकी के जो बचे हुए एथलीट्स है हमें इन्हें ध्यान से देखना है। पहले हम लोग चंदन और दिव्या को देख लेते हैं। दोनों की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है 200 में, और 400 मीटर में भी दोनों का काफी अच्छा है। दिव्या का पिछले महीने हमने टाइम नहीं लिया था, लेकिन 2 या 3 महीने पहले हमने टाइम लिया था तो 59 के ऊपर ही आ रहा था, और वो भी हैंड था। लेकिन इस बार दोनों का हमने 400 मीटर का इलेक्ट्रॉनिक टाइम लिया, तो चंदन और दिव्या का मतलब सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट इस बार इन दोनों एथलीट्स का है। उसका एक रीजन आप ये भी देख सकते हो कि उनका वर्कआउट भी एकदम सेम था। चंदन और दिव्या ने सेम वर्कआउट किया पूरे हफ्ते, मतलब पूरे महीने। तो इनका मतलब कुछ बहुत ज्यादा ऐसे स्पेशल डिस्कस करने के लिए नहीं है, क्योंकि हमने बस एंड्योरेंस पे थोड़ा बहुत काम किया और इनका टाइम आ गया। वो भी सिर्फ इसलिए आ पाए क्योंकि इनने पहले स्पीड के ऊपर काम किया था, इनकी स्पीड अच्छी बढ़ चुकी है। अब इन दोनों एथलीट्स को भी हम हटा देते हैं। अब ये बचे हुए 4 एथलीट, इन पे हमें ध्यान देना है। पहले हम लोग सूर्या की बात करते हैं। लास्ट टाइम इसने जो जंप करी थी ये इसने फुल रनअप से करी थी, लेकिन इस बार जो 660 आई है ये इसकी 9 स्टेप के रनअप से आई है। मतलब जैसे जो हमारा लॉन्ग जंप का पिट है, तो यहाँ से हम जंप करते हैं, तो पिछली बार सूर्य यहाँ कहीं से आ रहा था। जनरली जितना पीछे से हम आते हैं उतना हमारी स्पीड भी बढ़ जाती है। पिछली बार सूर्य जब यहाँ से आ रहा था तब इसकी जंप आई थी 650, लेकिन इस बार सूर्य यहाँ कहीं से आया और यहाँ कहीं से आने के बाद इसकी जंप आई 660। लास्ट टाइम उसने 17 स्टेप कुछ का रनअप यूज किया था और इस बार सिर्फ 9 स्टेप का रनअप यूज किया। अब मेन दिक्कत ये है कि उसकी स्पीड बहुत अच्छी है, एक्सप्लोसिवनेस भी बहुत अच्छी है, बस वो अपने स्पीड को यूज नहीं कर पाता है ट्रैक के ऊपर। मतलब रनवे के ऊपर वही स्पीड से आके वो जंप नहीं कर पाता है, इसलिए उसकी शॉर्ट रनअप से जंप अच्छी आती है क्योंकि उसमें ज्यादा स्पीड नहीं रहती शॉर्ट रनअप में, लेकिन फिर भी इतनी स्पीड रहती है कि वो उसको मैनेज कर पाए। लेकिन जब हम ज्यादा दूर से आते हैं तो वो उसका अपनी स्पीड के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, तो इसलिए वो अच्छे से जंप नहीं कर पाता है। तो अब हम धीरे धीरे हर महीने थोड़ा थोड़ा रनअप बढ़ाएंगे। देखने में लग रहा है कि 650 से 660 मतलब बहुत कम इंप्रूवमेंट है, लेकिन 660 इस बार सिर्फ 9 स्टेप के रनअप से, तो 9 स्टेप के रनअप से 660 जंप लाना एक अच्छी जंप मानी जा सकती है। लेकिन इस महीने का हमारा और टारगेट है कि हम 9 स्टेप से ही इसकी जंप को इंप्रूव करके 7 मीटर तक टच कर पाए। तो सूर्या का इंप्रूवमेंट ठीक था। बाकी इसका मेन इंप्रूवमेंट आया 60 मीटर में। लास्ट टाइम इसका 60 मीटर आया था 6.88 कुछ आया था, लेकिन इस बार आया 6.78, तो इसके 60 मीटर में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आया। लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन जो स्पीड है उसको कंट्रोल भी करना आना चाहिए अगर हमें लॉन्ग जंप अच्छे से करना है। तो बाकी अभी तक तो सूर्य का प्लान था कि मतलब वो सिर्फ लॉन्ग जंप करेगा, पर अभी मतलब उसका 60 मीटर का टाइम इतना अच्छा रहा, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब धीरे धीरे 100 मीटर भी स्टार्ट करेंगे करना। बाकी आपको क्या लगता है सूर्य को लॉन्ग जंप करनी चाहिए या 100 मीटर करनी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। अब सूर्य का भी हमने देख लिया, तो इसे हम हटा देते हैं। अब हमारे पास ये 4 एथलीट बचे हैं। इसमें से हम पहले देखते हैं मयंक को। मयंक का लास्ट टाइम आया था टाइम 11.77, इस बार आया 11.91, तो ये बढ़ चुका है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब लग रहा था कि इसका टाइम अच्छा इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। हमारा मेन फोकस इस महीने था स्ट्रेंथ और पावर बिल्ड करने पे। हमने मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, थर्सडे और सैटरडे, मतलब टोटल 5 दिन हमने वेट ट्रेनिंग करी है।
बस एक दिन हम लोग रेपिटेशन लगाते थे स्लेड पे। अब जो इसमें थर्ड या फोर्थ वीक था शायद से, उसमें मतलब मुझे एक बार लग रहा था कि एक बार हम चेक करके देख लेते कि हम सही कर रहे कि नहीं कर रहे, तो हमने उसका 30 मीटर का टाइम लिया था। इसके 30 मीटर का टाइम आया था 4.10 सेकेंड्स। तो ये थोड़ा ठीक था, क्योंकि मतलब जैसे अगर हम यहाँ पे डाल के भी देखेंगे 4.10 सेकेंड, अगर हमारा 4.10 सेकेंड्स आ रहा है 30 मीटर का टाइम, तो उसके हिसाब से हम लोग 100 मीटर को ला सकते हैं 11.24, मतलब ये प्रेडिक्शन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका 30 मीटर का टाइम बस एक ही बार आ पाया, मतलब उस दिन भी हमने 4-5 और रेपिटेशन लगाई तो उनमें उतना अच्छा नहीं था, मतलब 20-15 इसके आसपास आ रहा था। और फोर्थ वीक में भी हमने एक आध दिन रेपिटेशन ट्राई करी, तब भी उतना अच्छा नहीं आया। रिजल्ट और अच्छा हो सकता था अगर हम लोग स्लेड वाला वर्कआउट भी कर लेते। टोटल हमने ये 4 हफ्तों तक वर्कआउट किया था, तो हम लोग शायद से पहले और दूसरे हफ्ते ये स्लेड वाला वर्कआउट कर पाए थे। तीसरे और चौथे हफ्ते हम लोग ये चीज़ नहीं कर पाए, क्योंकि एक ग्राउंड यहाँ पे एनसीसी ग्राउंड, तो हम लोग वहाँ पे स्लेड करते थे। अब वहाँ पे बार बार हर सेशन में स्लेड को लेके जाना, वेट को इतना सारा लेके जाना, तो वो थोड़ा हेक्टिक था। तो इसलिए मैंने वहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर में बात कर ली थी कि आप यहाँ पे अपना हमारा वेट रखने दीजिए। तो हमने उस मंदिर में वेट रखा था, लेकिन 2 महीने बाद वो कोई स्लाइड ही चुरा के ले गया। मतलब लोहे की थी, तो किसी ने बेच दी होगी। तो अब उस दिक्कत की वजह से हम लोग तीसरे और चौथे हफ्ते स्लाइड वाला वर्कआउट नहीं कर पाए। अगर ये हम लोग कर लेते तो शायद इसका टाइम और अच्छा आ सकता था। बाकी मुझे अभी कोई ऐसे दिक्कत की बात लग नहीं रही, मतलब एक बार आ गई ये 30 मीटर अच्छी, तो आगे भी लाई जा सकती। अब अगले महीने हम लोग थोड़ा ट्रैक सेशन ज्यादा ऐड कर देंगे, क्योंकि मयंक भी बता रहा था कि मतलब जब उसका 100 मीटर अच्छा नहीं आ रहा था, तो मैंने पूछा था कि तुम्हें क्या दिक्कत लग रही है, तो उसने ये बताया कि मतलब ट्रैक सेशन ज्यादा नहीं हुए, तो इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा है। 1-2 सेशन अगर हमने अच्छे से कर लिए तो वापस से अच्छा टाइम आ सकता है। इसके बाद जो अमित है, अमित ने भी वर्कआउट अच्छे से किया। इसका थोड़ा और अच्छा आ सकता था, क्योंकि इसका 60 मीटर काफी अच्छा इंप्रूव हुआ पहले से। अमित का 60 मीटर आया 7.13 सेकेंड्स, लास्ट टाइम अमित का आया था 7.27 सेकेंड्स, तो उससे काफी अच्छा इस बार उसका टाइम आया 60 मीटर का। और इसके हिसाब से मतलब उसका 100 भी और अच्छा आना चाहिए था, मतलब 11:30 के आसपास आना चाहिए था, पर उस दिन नहीं आ पाया। तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमने एंड्योरेंस वर्क नहीं किया इस महीने ज़्यादा, और टॉप स्पीड वाले भी ज़्यादा सेशंस नहीं थे। अगर हम अगले महीने करेंगे तो उससे आ जाएगा। अब मेन जो दिक्कत मुझे लग रही है वो इन 2 एथलीट्स की लग रही है। बाकी सब जितने भी एथलीट थे उनका मतलब प्रोग्रेस थी थोड़ी बहुत, अगर उनके मेन इवेंट में नहीं थी तो कोई और चीज में थी। जैसे चंदन और दिव्या का तो था ही इंप्रूवमेंट, सूर्या का भी इंप्रूवमेंट था, क्योंकि पिछले बार जो वो लंबे रनअप से जंप कर पा रहा था, अभी वो छोटे रनअप से ही इजीली जंप कर पा रहा है। प्रशांत और रत्नेश ने वर्कआउट उतने ज्यादा अच्छे से नहीं किया था। और मयंक का भी परफॉर्मेंस खराब हुई है, लेकिन उसने बीच में वर्कआउट के टाइम पे एक दिन 30 मिनट अच्छे से लगा के दिखा दी, तो उससे मेरे को थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन है, कोई टेंशन नहीं हो रही। लेकिन ये जो 2 एथलीट है, इन्हीं की वजह से थोड़ा आप अपने को सोचना पड़ेगा, क्योंकि इनका ऐसा नहीं है कि ये मेहनत नहीं करते, जो इनको वर्कआउट कराता हूँ सब अच्छे से करते हैं। ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है, डाइट भी अच्छे से लेते हैं, सेशंस मिस नहीं करते, मतलब कोई कमी नहीं छोड़ते हैं ये अपने साइड से। और ऐसे एथलीट्स का अगर हम इंप्रूवमेंट नहीं ला पाए तो वो एक गलत चीज होती है। जैसे बहुत सारे एथलीट ऐसे होंगे जो वर्कआउट ही नहीं करते, अच्छे से मन लगा की चीजें नहीं करते हैं, उनका तो मतलब कुछ हम कह नहीं सकते। लेकिन जो अच्छा कर रहा है उसका तो इंप्रूवमेंट आना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार हम अच्छा कर रहे हैं तब भी हमारा इंप्रूवमेंट आना ही आना चाहिए। बहुत बार कुछ कंडीशन या सिचुएशन होती है कि चाहे हम कितना ही अच्छा कर ले, कुछ टाइम तक हम एक परफॉर्मेंस पे स्टक रहेंगे, लेकिन हमें ट्राई करने की उस फेज पे हम हमेशा ना रहे। जैसे कि अगर ये हम टाइमलाइन देखेंगे तो जैसे एक टाइम होता है और एक होती है हमारी परफॉर्मेंस। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है एथलीट की परफॉर्मेंस बढ़ती जाती है, लेकिन बीच में एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ती नहीं है ना घटती है, एक स्टेबल हो जाती है। अब जो ये वाला पार्ट है हर एक एथलीट की लाइफ में है, बीच में हल्के छोटे मोटे डिप्स भी आ सकते हैं। मतलब हम ये लाल लाइन की तरह हमेशा कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। जो हमारी प्रोग्रेस है वो ऊपर नीचे रहेगी, कुछ इस ब्लू लाइन की तरह। बीच में कहीं पे हमारी ये ग्रीन लाइन की तरह स्टेबल भी हो सकती है। तो हमें ट्राई करने की जो डिप्स आ रहे हैं या फिर जब हमारी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ पा रही है, उन फेजेस को जितना हो सके उतना छोटा करता है। अब इन दोनों एथलीट की एक कमी मुझे लग रही थी, वो थी टॉप स्पीड। और ये टॉप स्पीड के लिए हमने वर्टिकल प्लायोमेट्रिक्स किए थे, विकेट्स पे सेशंस किए थे टेक्निक के लिए, हरिओम के लिए फ्लाइंग का सेशन भी ऐड किया था। दोनों एथलीट्स की हाइट थोड़ी सी कम है, एक्चुअल मुझे याद नहीं है, पर मतलब नॉर्मल एथलीट्स से हल्की सी कम है, तो स्ट्राइड लेंथ की दिक्कत ना हो इसके लिए हमने हॉरिजॉन्टल जंप्स भी किए थे, मतलब जो हमारे हॉपिंग बाउंडिंग रहते हैं। और हॉपिंग बाउंडिंग में दोनों का मतलब लगभग अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आया था। पिछले महीने इनके जो हॉप बाउंड आए थे इस बार उससे ज्यादा ही आ रहा था। युवराज की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी बढ़ी थी इस बार। और युवराज की जो पावर है, पावर भी इस बार अच्छी खासी बढ़ी थी। सॉरी, ये था 12.51 है ना, वो गलती से 3.5 लिख दिया था वहाँ पे, 12.51 है। अब यहाँ पे इनके हम लोग ट्यूसडे को 100 मीटर की 5 रेपिटेशन ये वाला एक सेशन करते थे। तो इसमें जो हरिओम है, हरिओम का तो फिर भी ठीक ठाक आ जाता था, मतलब 1170 1180 इसके बीच में, मतलब बहुत सारी रेपिटेशन लग जाती थी, मतलब 2 या 3 तो कम से कम लगती थी हर सेशन में, इतने इस रेंज में। तो अब हरिओम कॉन्स्टेंटली इस रेंज के आसपास ही था, ज़्यादा इसका डिफरेंस नहीं था पूरे महीने भर।
लेकिन लास्ट वो डीलोड वाले दिन हो सकता है कि उसकी बॉडी ना चली हो, उसकी बॉडी पे थोड़ा बहुत हो सकता है लोड था, या फिर बुक बता भी रहा था कि उसको 2-3 दिन बुखार भी आया था, तो उस रीजन की वजह से हो सकता है कि इसका टाइम इतना खराब आया। लेकिन युवराज का जो ये टाइम आया ये उतना एक्सपेक्टेड नहीं था। अब खैर देखते हैं, इन दोनों पे थोड़ा काम करना पड़ेगा मुझे अगले महीने, क्योंकि ये वीडियो में जस्ट अभी बना रहा हूं तो उतना मुझे टाइम नहीं मिला रिसर्च करने के लिए। लेकिन हाँ, अब अगले महीने मेरा मेन टारगेट रहेगा कि इन दोनों का थोड़ा अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आए। तो अब मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट मंथ जो वीडियो बनाऊंगा उसमें एथलीट तो सब रहेंगे, सब एथलीट का हम ध्यान देंगे, सब एथलीट के डिस्कस करूंगा, लेकिन इन दोनों एथलीट्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करूँ, इनकी चीजें ज्यादा शेयर करूँ, क्योंकि इनसे ही हम ज्यादा चीजें सीख पाएंगे। ये ब्लूप्रिंट वीडियो में मैं ट्रैक वाले सेशंस या वर्कआउट की एक्सरसाइजेस वो चीजें ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाया, लेकिन नेक्स्ट मंथ जो भी चीजें हम करेंगे उसमें हरिओम और युवराज इन दोनों की मैं जितना हो सके उतनी चीजें आपके साथ अपडेट करने की कोशिश करूंगा। वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो, कुछ फीडबैक हो तो वो भी आप दे सकते हो, ताकि मैं इस सीरीज को थोड़ा बहुत और मॉडिफाई कर पाऊँ, ताकि आपको ज्यादा अच्छी नॉलेज मिले। अब हम अगले ब्लूप्रिंट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, और आपके ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।